हेलो स्टूडेंट्स, तो लगभग 45 से 50% तक सिलेबस आप लोगों का निपट चुका है। अब अगर हम सिर्फ पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं और उस चीज को रिवाइज ना करें तो वही वाला सीन होने वाला है जैसे कि आप खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ तो एक दिन आप लोगों का पेट पचाना बंद कर देगा। सेम टू सेम अगर आप पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं तो आपका माइंड पचाना बंद कर देगा, यानी कि माइंड को चीजें याद ही नहीं होंगी। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि पढ़ाई करने का मतलब, अगर आप सिर्फ पढ़ना समझते हैं कि मैं सिर्फ पढ़ूंगा, तो आप सबसे बड़े बेवकूफों की श्रेणी में आते हैं। आप ही नहीं, मैं भी उन बेवकूफों की श्रेणी में हो सकता हूं अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ता जाऊं तो। अच्छा, अगर सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शंस हो रहे होते तो दुनिया पढ़ाई कर रही है, लेकिन जिनके सिलेक्शंस हो रहे हैं वो कुछ तो अलग कर रहे होंगे। तो कुछ अलग में जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि रिवीजन उन लोगों को करना आता है। उन लोगों को पता है कि रिवीजन किस तरीके से किया जाता है। इस टॉपिक पे मैं एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सेशन 30 मिनट्स का आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूं, और वो लेक्चर मैं आज आप लोगों को देखने के लिए भी दूंगा। और वो लेक्चर देखने के बाद मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि आप 100% इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाओगे कि हां भैया, सच में उससे बेहतरीन लेक्चर रिवीजन का शायद ही कहीं होगा, जिस तरीके से मैंने उसमें आप लोगों को रिवीजन के लिए बताया है। अब पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा 45 डेज का ये क्रैश कोर्स चल रहा है, और अभी हमारे पास एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, अगर इन तीनों एग्जाम्स की बात करें तो एएलपी में तो आप लोगों को पता है लगभग 24 डेज आपके पास होंगे, ठीक है। और टेक्नीशियन में हमारे पास अभी 46 डेज का समय है, यानी कि 45 दिन से ज्यादा का समय है, और जेई में उससे भी ज्यादा का समय है। तो आप समझिए, अगर आपके पास 45 दिन है और आप पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन को भी प्रायोरिटी देना शुरू कर दें, ये एक ऐसी चीज है जिससे 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। 80% से ज्यादा टीचर्स इस पे जोर नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आज तक आप लोगों का सिलेक्शन रुक रहा है। मैं आप लोगों से आज भी कह रहा हूं कि अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप जो ये वाले क्वेश्चन करते ना आके कि भैया मेरे को क्वेश्चन आता तो था लेकिन मैं टिक भी करके आया, गलत हो गया, या भैया मैं जितने भी तुक्के मारता हूं वो गलत हो जाते हैं, या भैया क्वेश्चन मेरे को आता तो है लेकिन जब मैं एग्जाम में अटेम्प्ट करता हूं तो मेरे को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये था कि ये था। अब जब इस तरीके की चीजें आप लोगों के सामने आती हैं तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना बड़ा कंफ्यूजन एक स्टूडेंट के सामने होता है जब एग्जाम में उसको लगता है कि यार ये था क्या ये था, और जब ये था या ये था हो, और जब ये लगे आप लोगों को कि यार ये पढ़ी हुई तो है चीज, यार मेरे को आता तो है। अब या तो मध्य प्रदेश होगा आंसर या फिर उत्तर प्रदेश होगा। ये या वाला जो सीन होता है ना, ये तभी होता है जब आप लोग चीजों को रिवाइज नहीं करते हैं। अगर आपने देखिए पढ़ा हुआ तो है, आपको क्वेश्चन देख के पता चल गया कि मैंने पढ़ रखा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इस चीज को रिवाइज नहीं किया है। तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है कि जैसे ही कोई चीज कवर करें उसके बाद आप बुक को अपनी, या जो नोटबुक आपने लिखा है या आपके पास जो नोट्स हैं, उसको उसके लेक्चर के जस्ट बाद 10-15 मिनट उस चीज पे निगाह जरूर मार ली जानी चाहिए कि ओवरऑल मैंने किया क्या था। और रिवीजन आपके दिमाग से बहुत सारा लोड कम कर देता है। जैसे ही आप चीजों को देखेंगे तो आपको लगेगा यार लिखने में तो इससे साला 1.5 घंटा लग गया, लेकिन ये थी तो इतनी सी चीज, ये तो 15 मिनट में ही मेरे को समझ आ गई। तो रिवीजन आप जो 1.5 घंटे में आपने काम किया है, 2 घंटे में काम किया है, उसको 15 मिनट में निपटा देता है। अब रिवीजन में बहुत सारी गलतियां करते हैं बच्चे, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे 6 टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। पुराने टारगेट्स की अगर बात करें तो पुराने टारगेट्स के अकॉर्डिंग जो टोटल कितने टारगेट होने थे, 20 टारगेट्स होने थे। उन टारगेट्स में से हम 8 टारगेट को इस टारगेट 6 में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टारगेट जो हम लोगों का आना है वो मंडे के दिन आएगा, इसलिए अभी हमारे पास 2 से 3 दिन है। इससे पहले जो मैंने रिवीजन वाली वीडियो दी थी उसमें मैंने पूरे हफ्ते आप लोगों को रिवीजन करवाया था, और मैं कभी भी ऐसा नहीं कराता हूं कि सिर्फ पढ़ाते जाएं पढ़ाते जाएं पढ़ाते जाएं। मैं ये कहता हूं हमेशा कि आप 10 चीजों की जगह 8 चीजें ही कवर करें, लेकिन विद रिवीजन 100% उस चीज को कवर करने की कोशिश करें कि ये टॉपिक मेरा हो गया तो अब मैं इससे क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। ऐसा ना हो कि ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, जब एग्जाम में आए तो एक भी ना कर पाओ। समझ रहे हो ना? इस तरीके की सिचुएशंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है, इसलिए रिवीजन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस टाइप से रिवीजन करना है, क्या करना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। मैं आप लोगों को वीडियो में बिल्कुल इन डेप्थ बताऊंगा कि किस तरीके से रिवीजन करना है। उससे पहले अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और लास्ट टाइम पे रिवीजन के बाद प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रैक्टिस तभी फायदेमंद होती है ज्यादा जब आप लोगों का सिलेबस
काफी हद तक ठीक हो, आप रिवीजन कर रहे हो। अगर आपने रिवीजन ही नहीं किया तो आपको हर क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा कि यार ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। तो बहुत सारे टेस्ट दीपावली के उपलक्ष्य में हमारी वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाइए और वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे टेस्ट आपके पास टेक्नीशियन एग्जाम के एंड होने तक रहें, जिससे कि आप सारे के सारे टेस्ट, चाहे एनसीईआरटी के टेस्ट हो या बाकी टेस्ट हो, उनका लुत्फ उठा सके, तो आप 99 रुपीज में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे लेंगे वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप अगर कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो आप देखिए एएलपी वालों के पास तो ज्यादा टाइम है नहीं, फिर भी हमने क्या किया हुआ है कि 251 रुपए का मात्र ये कोर्स है। इसके अंदर हमने नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं जो लास्ट टाइम पे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अभी मैं आपको रिवीजन वाली वीडियो दे रहा हूं, वो आगे आप देख लीजिएगा, पूरा का पूरा रिवीजन आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। तो अगर फ्री में टेस्ट लगाने हैं तो कोर्स में जाना है। जैसे मैं अभी आया यहाँ पे, अगर आपने टेस्ट सीरीज परचेज किया और आपको नहीं मिल रही है तो आप परचेज वाले सेक्शन में जाएं, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी अपनी, जो आपने टेस्ट सीरीज परचेज की होगी। मैंने होम पे जाना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए कोर्स में जाना है, और कोर्स के बाद यहाँ पे व्यू डेमो पे क्लिक करना है। हमारा व्यू कोर्स है क्योंकि हमने खरीद रखा है। आपको अपने व्यू डेमो पे क्लिक करना है यहाँ, और व्यू डेमो के बाद ये टेस्ट जो है, ये इनमें आप जा जाकर टेस्ट लगाइए। सबसे लास्ट में एनसीईआरटी के सारे टेस्ट हैं, ये एएलपी के मैथ्स के चैप्टर वाइज ये सारे के सारे टेस्ट यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। और भी टेस्ट हम लोग ऐड करा रहे हैं, फुल टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो निश्चित तौर से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। मैंने 2 सब्जेक्ट्स के नोट्स यहाँ पे डाले हैं, बायोलॉजी के पीडीएफ नोट्स डाल दिए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये बायोलॉजी के नोट्स हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए और अपना हमारे टारगेट के साथ उस चीज को कवर करिए। रीजनिंग के नोट्स डाल दिए हैं, आप इसको प्रिंट करवा लीजिए और आराम से निकाल के पढ़िए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हम लेके आए हुए हैं कि रिवीजन कैसे करना है। तो गाइज अगर आप अभी तक रुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अब जो आप लोगों को चीजें देखने को मिलने वाली है वो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होंगी। तो गाइज इसके आगे एक वीडियो है जो पिछली पुरानी वीडियो ही है, लेकिन अगर आपने वो वीडियो देखी तो निश्चित तौर से मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि उस वीडियो को देखने के बाद आपका रिवीजन का कोई डाउट नहीं बचेगा। आप रिवाइज करिए, इस टाइम पे ज्यादा क्वेश्चंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइप की जो चीजें हैं, इस टाइप के जो पेयर्स होते हैं, एक एक सब्जेक्ट इसमें पूरे पूरे एक ही पेयर में पूरा पूरा सब्जेक्ट निपट जाता है। इस तरीके से कैसे शॉर्ट्स नोट्स बनाए जाते हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, ये कैसे बनाए जाते हैं और किस तरीके से इन चीजों का रिवाइज किया जाता है। तो गाइज आगे की जो वीडियो है मैं उसे इसके साथ ऐड कर दे रहा हूं, अब आप उस वीडियो को देखिए, आपको सारी की सारी चीजें समझ आ जाएंगी। टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भैया मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, या मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, मेरे मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, उन सारी चीजों का एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप लोग रिवीजन करने के तरीकों में बदलाव करें, या अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप रिवीजन करना स्टार्ट करें। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए स्लाइड बना के लेके आया हूं। इन पॉइंट्स पे भी हम लोग बात करेंगे कि किस किस तरीके से आप लोगों को रिवीजन करना है। तो गाइस बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो आप हैं, आप में से मैक्सिमम लड़के सिर्फ पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी लगातार यही डाउट्स रहते हैं और वो ये कहते हैं कि भैया टारगेट क्यों नहीं आया, अगला टारगेट क्यों नहीं आया, या और पढ़ाओ और पढ़ाओ। सिर्फ पढ़ते रहने से अगर सिलेक्शन होते ना तो 3-3 साल से आप लोग पढ़ ही तो रहे हो, क्यों आज तक आप लोगों के सिलेक्शंस नहीं हुए हैं, या एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम होने पर भी क्यों आपका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इससे पहले भी एग्जाम्स दिए हैं आप लोगों ने, सिलेक्शंस क्यों नहीं होते हैं? उसके पीछे एकमात्र रीजन है कि आप लोग अच्छे से टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हो और अच्छे से रिवीजन नहीं करते हो। अगर आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से रिवीजन किया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो रिवीजन के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप जो आप लोगों को मैं देना चाह रहा हूं, फिर हम लोग बात करेंगे यहां पे इन सारे के सारे टॉपिक्स पे भी बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहली बात याद रखिए, रिवीजन आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने और एग्जाम को डर को खत्म करने के लिए करवाया जाता है। इसलिए अपने डेली स्टडी प्लान की तरह इसे बिल्कुल भी ना बनाएं। रिवीजन का जो एम है उसको हमेशा ध्यान में रखें। यह कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप डेली स्टडी कर रहे हैं कि पढ़े नोट्स बनाए खत्म, पढ़े नोट्स बनाए खत्म, इस तरीके से आप लोग रिवीजन बिल्कुल भी ना करें। और रिवीजन एकमात्र पर्पस आप लोगों के लिए यह है कि यह आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देता है कि जो आपने इतनी सारी चीजें कंप्लीट की है ना, अभी आप लोग जब कोई चैप्टर पढ़ते हो उसकी थ्योरी लिखते हो बहुत लंबी,
आपको लगता है यार बहुत लंबा है, क्योंकि आप उस समय पे लिख रहे हो, आपका जो माइंड है उस चीज को कंप्लीट करने पे लगा हुआ है कि मैं पहले किसी भी तरीके से इसे लिख लूं, मैं किसी भी तरीके से ये 4 लेक्चर्स जो है ना कंप्लीट कर लूं। लेकिन जब आप पूरी चीजों को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उसी चीज को जब आप रिवीजन पर्पस से देखते हैं कि अब तो मेरा सब कुछ कंप्लीट है, अब मैं सिर्फ इसको देखता हूं, तो आपके दिमाग से आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाती है। मेरा कहने का मतलब यह हो रहा है कि जैसे ही आप लोगों ने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, उसको 1 घंटे बाद या चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप लोग एक बार ध्यान से बिल्कुल देखिए कि हाँ यार कोई इतनी ज्यादा चीज तो नहीं है जितनी मुझे लिखते समय लग रही थी। तो आपको लगेगा कि हाँ यार इतना ज्यादा तो था नहीं जितना मुझे लग रहा है। रिवीजन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह होता है कि जैसे ही कोई चैप्टर आप कंप्लीट करें, उस चैप्टर के जस्ट बाद एक बार आप सरसरी निगाह उस पर जरूर से जरूर मारें। एक बार देखें कि क्या क्या चीजें आपने कंप्लीट की। इस समय आपको पढ़ना नहीं है दोबारा से, सिर्फ एक बार देखना है ऐसे ही कि अच्छा मैंने ये पढ़ा, ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर जैसे आज मॉर्निंग में पढ़ा आपने, तो एक बार आप इवनिंग के अंदर सिर्फ 10 से 15 मिनट ही दीजिए, लेकिन उस पर एक सरसरी निगाह आपकी जानी चाहिए। पहली बार में जब आप कोई टॉपिक देखते हैं, अगर वो एक एवरेज टॉपिक है, जैसे कि कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स भी होते हैं, कुछ बहुत ईजी होते हैं जिसमें पहली बार पढ़ने पर 100% समझ आ जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पहली बार पढ़ेंगे तो जिस समय पे आप पढ़ रहे होंगे उस समय पे आपको लग रहा होगा 80%, 90%, 100% तक समझ आ गया, लेकिन वो चीज आपके दिमाग में जो फंसती है वो लगभग 50 से 60% के बीच फंसती है। इसलिए आपका दिमाग डिमांड करता है कि ये जो चीजें हैं जो तूने अभी पढ़ी, जो तुझे लग रहा है भाई कि मैंने 80% तक कवर कर लिया, 90% कवर कर लिया, वो एक बार आप इवनिंग में जरूर से जरूर उस चीज को देखें। अगर आपने वो रात को सोते समय, उससे पहले, जैसे इवनिंग में एक टाइम होता है, इवनिंग का जो टाइम होता है जिस समय वो इवनिंग वॉक पे निकलते हैं लोग, या थोड़ा सा सूर्य डूबने की तरफ जाता है, तो उस समय मौसम होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा, तो आपके दिमाग में चीजें बहुत अच्छे से जाना शुरू होती हैं। इसीलिए रिवीजन को कहा जाता है कि रिवीजन मॉर्निंग में करें या फिर इवनिंग में करें या फिर सोते समय करें। ज्यादातर रिवीजन इसी समय प्रीफर किया जाता है। लेकिन हमारे कुछ जो दिन है, ये जो हम लोगों के 6 टारगेट्स कंप्लीट हुए, इन टारगेट्स के लिए हमने पूरे दिन ही डेडिकेट किए हैं रिवीजन को, तो हम उसमें भी रिवीजन करेंगे। तो फिलहाल आप लोगों को क्या करना होता है, जब भी आप नॉर्मल रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें यह करें कि आज कोई चैप्टर पढ़ा अभी, फिर उसको शाम को एक बार चैप्टर को पढ़ लें, और अब आप देखेंगे कि आपको बहुत हद तक उस चीज की क्लैरिटी हो गई। फिर कल को नया टॉपिक स्टार्ट होने से पहले एक बार सरसरी निगाह उस पर जरूर से जरूर मार लें। 3 दिन होने के बाद एक बार आप जरूर से जरूर उस चीज को अच्छे से कम आधा घंटा देके, 15 मिनट देके उस चीज को कंप्लीट करें। जो लिखने वाली चीज है उस चीज को लिख भी लें, जैसे फॉर्मूला आया है, कोई चीज आई है, उस चीज को लिख लें। अब आप पाएंगे कि 70 से 80% तक आप लोगों की चीजें क्लियर हो चुकी हैं। एक बार एक हफ्ते में और देखना चाहो तो देख सकते हो। इस तरीके से आप लोगों की चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये याद रखिए, जब आप लेक्चर देखते हैं तो आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो गई, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई होती हैं। दूसरी चीज, रिवीजन करते समय किन चीजों में नहीं फंसना है। देखिए, मैं आप लोगों के कॉन्टेस्ट में भी बात करूंगा। हमारा टारगेट डे 6 जो कंप्लीट हुए हैं उनका किस तरीके से रिवीजन करना है उसके बारे में करूंगा। ये मैं इन जनरल आप लोगों को बता रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। जब भी आप रिवीजन करें तो आप ये ध्यान रखें कि मैं रिवीजन कर रहा हूं, इसलिए मुझे हर क्वेश्चन को बार बार लिखने की, उस समय पे अगर आपके पास टाइम कम है तो उस समय पे नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप रिवीजन के टाइम पे नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, वैसे रिवीजन के टाइम पे ही नोट्स बनाए जाते हैं तो अच्छा रहता है। पहली बार जब आप पढ़ रहे हो तो उस समय आप नोट्स बनाएंगे तो आप सारी चीजों को इंपॉर्टेंट समझ के लिखने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों के नोट्स अच्छे नहीं बनेंगे। दूसरी बार जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तब भी आप लोगों के नोट्स अच्छे नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों को पता नहीं चला है कि कितनी चीज आपके दिमाग में घुसी है, कौन सी चीज आपको लिखने की आवश्यकता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप नोट्स बनाएं तो कम से कम आपने उस टॉपिक को 3 से 4 बार पढ़ रखा हो। 3 से 4 बार पढ़ने के बाद नोट्स में उन चीजों को लिखा जाता है जो आपको याद नहीं हो रही हैं, या आपको लग रहा है कि एग्जाम में आने वाली है, इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन मैं कई बार दिमाग से भूल जाता हूं। उन चीजों को नोट्स के अंदर लिखा जाता है। जो शॉर्ट नोट्स बनते हैं इस तरीके से, ये जो नोट्स बनते हैं इस तरीके से, पूरी की पूरी मैकेनिक्स, अभी मुझे बहुत नहीं मिले मैथ्स वगैरह के, पूरी की पूरी मैकेनिक्स इस पेयर के अंदर समा चुकी है। मैंने ये पूरी मैकेनिक्स इसके अंदर खत्म कर दी है, ये देख लीजिए। कुछ इस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं बाद में। ऐसे ही आप मैथ्स के भी
भी नोट्स बना सकते हैं, उसके अंदर फॉर्मूलाज लिख सकते हैं सारे के सारे, जिससे कि लास्ट टाइम पे जब आप एग्जाम देने बैठ रहे हो, चाहे वो टारगेट 6 के 6 टारगेट का टेस्ट देना हो, चाहे आपको पूरे एग्जाम का टेस्ट देना हो, तो आपको पूरी मोटी मोटी किताबें ना उठानी पड़े। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पेयर उठाएं, उसको रिवाइज करें और बिना टेंशन के पेपर देने जाएं। क्योंकि आप खुद सोचिए, कुछ टीचर्स हैं जिनके 20-20 लेक्चर्स, 30-30 लेक्चर्स हैं एक एक चैप्टर्स के। आप उसके बच्चे से हालत पूछिए उसकी जाके क्या हालत हो रखी है। उस बच्चे की ये हालत है कि ना तो वो इधर का है ना इधर का है, उसे पता ही नहीं है करना क्या है। अब उसने इतना ज्यादा पढ़ लिया है, इतनी सारी तो उसकी नोटबुक हो गई है। अब बताइए क्या रिवीजन करेगा वो, उसको कुछ पता ही नहीं है क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। इसलिए आप लोगों के पास इस समय तो टाइम नहीं है, तो आप लोग नोट्स भले ही नहीं बनाए हैं, लेकिन आपके नोट्स होने चाहिए, उससे बहुत हेल्प मिलती है। फिर भी मैं आप लोगों से कहता हूं, मार्किंग जो दी जाती है आपको एनसीईआरटी की, वो इसीलिए दी जाती है कि आप इंपॉर्टेंट लाइन को रिवीजन के टाइम पे देख सके, दोहरा सके। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है रिवीजन के टाइम। सबसे पहली चीज, रिवीजन करते टाइम कॉन्सेप्ट पर फोकस्ड रहें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, आपकी यूथ की बुक में एक ही चैप्टर के, मान लेते हैं कोई चैप्टर उठा लेते हैं मोशन, या उठा लेते हैं नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएफ, जो आपका मन करे वो उठा लेते हैं। आपने एक चैप्टर उठाया, आप देखेंगे कि रिवीजन के टाइम पे आप सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप कोई अपनी जो मैथ्स का चैप्टर है उसकी सारी एक्सरसाइज को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे घटिया अप्रोच है। रिवीजन नहीं कर रहे हो आप, फिर से फंस गए उसी ट्रैप में। अरे रिवीजन का मतलब था आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, आपके अंदर के माइंड को ये इंस्ट्रक्शन देना कि भाई तेरा हो गया सिलेबस, तू टेंशन फ्री रह, ये चैप्टर तेरा कंप्लीट है। ये बात आपके माइंड तक जानी थी रिवीजन के पर्पज से, लेकिन आपने क्या किया, उसे फिर से आम स्टडी की तरह बना दिया जैसे आप नॉर्मली करते हो। तो एक काम जरूर से जरूर करिए, जब आप रिवीजन कर रहे हो तो सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्ट के साथ जो एग्जांपल्स आते हैं, सिर्फ उन चीजों का रिवीजन करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करने हैं उस समय पे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आपने नंबर सिस्टम क्वेश्चन उठाया, नंबर सिस्टम चैप्टर उठाया, तो आपके पास मान लेते कोई भी बुक है या आपके पास नोट्स हैं, तो उस समय पे आपको सिर्फ अपने नोट्स और नोट्स में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि आपने नोट्स के अंदर हर टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, ना कि एक टाइप से 10 क्वेश्चन। अगर एक टाइप के 10 ही क्वेश्चंस लिखने थे तो नोट्स नहीं है आपके, वो नोट्स किसी काम के नहीं है जिसमें एक टाइप के 10 क्वेश्चंस लिखे हो। अच्छा ये बताइए, ये मेरे नोट्स हैं, ये देखिए ये मेरे नोट्स बने हुए हैं। अब एक बात बताइए, मुझे ये चैप्टर पढ़ के जाना है, वाटर एंड मिरर इमेज। आपको क्या लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें देख के जाऊंगा? पेपर हो या कुछ भी हो, मैं सिर्फ इस चीज को देखूंगा कि ये इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। 1 मिनट पढ़ने में लगेगा, इसे 10 से 15 मिनट के अंदर ये मेरा पूरा का पूरा चैप्टर काम खत्म हो गया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा इसके आगे। मुझे मैट्रिक्स देखना है, मैं सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस करूंगा, पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, बस हो गया। ये 2 क्वेश्चंस ही मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे, और मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बाकी जो क्वेश्चन आएगा मैं वहां पे कर दूंगा। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए, मैंने यही लाइव मीटिंग में भी बताया था बच्चों को। अभी मीटिंग हुई थी मेरी लाइव स्टूडेंट्स के साथ, जो भी हमारे बैच में है उनके साथ मैं लाइव जोड़ा था। मैं उनको भी यही बात बोल रहा था कि देखिए, एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि आपकी इक्वेशंस हैं जो आप पढ़ते हो, गति की समीकरणें, उन समीकरणों से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आने हैं। हर बार आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि भाई या तो ये जो 3 b बराबर, जैसे आप लोगों ने पढ़ा b² - u² बराबर 2as है, ठीक है, या आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है b बराबर u + at, इक्वेशन में गलती हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, v बराबर u + at है। अब आपको 100% पता है कि अगर, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इक्वेशन कैसे लगती हैं, और जब आपको ये पता है कि सेकंड इक्वेशन लगेगी, तो आपको पता ही है कि बाकी चीजें दी हुई होंगी और ये चीज निकालनी है। अगर नहीं दी हुई है तो किस तरीके से निकलनी है। तो इन 3 इक्वेशन पे आप 300 क्वेश्चंस कर लीजिए या 5-7 क्वेश्चंस कर लीजिए जो आपको कॉन्सेप्ट समझाते हो। वो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं और 2-4 क्वेश्चंस आप अपनी यूथ के देख सकते हैं। उसके बाद आप कितने भी क्वेश्चंस करिए, वो बेफिजूल है, कोई मतलब नहीं है। तो आपको बार बार एक ही चीज कही जा रही है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट का ही रिवीजन किया जाता है। जो थ्योरी पढ़ी आपने, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर किया, उसकी थ्योरी क्या कह रही है? उसके अंदर थ्योरी में लिखा हुआ है कि कैसे भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है,
मुझे कमेंट में बताना कि भिन्न जो फ्रैक्शंस होते हैं उनका एलसीएम का फॉर्मूला क्या है और उनके एचसीएफ का क्या फॉर्मूला है। तो आपने फॉर्मूला देख लिया किस तरीके से निकालते हैं, और कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इस तरीके से आपने उसका कॉन्सेप्ट देखे। फिर जो क्वेश्चंस दिए हुए थे 20 उस चैप्टर्स के, जैसे आर एस अग्रवाल अगर उठा लेते हैं, मान लेते हैं कि आपने आर एस अग्रवाल का मैथ उठाया, उस आर एस अग्रवाल के मैथ्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं थ्योरी के साथ, आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को करें, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरीके से रीजनिंग में भी, जैसे ये नंबर सीरीज है, तो इसमें जो आपने नोट्स बनाए हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस करें, उससे ज्यादा क्वेश्चंस करने की आपको नीड नहीं है। तो एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लियर हुआ कि मुझे अपने किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए जो चीजें कॉन्सेप्ट को समझा रही हैं, जैसे मान लो मैंने इक्वेशन समझाई, गति की समीकरण समझाई, फिर उन समीकरणों को समझने के लिए न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है उसके लिए मैंने 10 क्वेश्चंस किए, तो सिर्फ वो 10 क्वेश्चंस उनका ही रिवीजन करें, क्योंकि एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप 1000 क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, सच सच ये बात मैं पहले बताता हूं, 2018 से लेके 22 तक कितने सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हो गए। अच्छा सच सच बताइए, क्या इससे पहले हम लोगों के पास ये क्वेश्चंस थे? नहीं थे, नहीं थे ना। तब भी हम लोगों ने क्या मतलब पेपर नहीं निकाला? आप बताइए, क्या हम लोगों ने पेपर नहीं निकाला? 85 नंबर लेके आए, 86 नंबर लेके आए, 90 नंबर ग्रुप डी में लेके आए। हम लोगों के पास ये क्वेश्चंस नहीं थे, आप लोगों के पास तो हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि यार ये लोग इतने नंबर ला सकते हैं जब इनके पास पेपर्स ही नहीं थे, तो किस चीज के दम पे ये लोग लेके आ रहे होंगे? एक ही चीज के दम पे लेके आ रहे हैं, वो है कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हैं तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ऐसे तो लगातार क्वेश्चंस होते ही रहेंगे। अच्छा अभी तो 2018 से 22 देख रहे हो, अब जो आप पेपर दोगे इनके क्वेश्चंस, फिर हर बार ऐसे ही पेपर होते रहेंगे, तो इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो जब आपके बेटे या आपका कोई भतीजा उस समय पे क्वेश्चन लगा रहा होगा, तो क्या वो इतने सारे क्वेश्चंस लगाएगा? क्या वो आपके वाले क्वेश्चंस लगाएगा? नहीं ना। इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस के पीछे मत पड़ो, सिर्फ अपने, अगर ज्यादा टाइम बच रहा है तो अपने एग्जाम के क्वेश्चन करो, एएलपी के, ज्यादा से ज्यादा जेई के या फिर ग्रुप डी के। एनटीपीसी आरपीएफ के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, सीजीएल के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सीपीओ के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने एग्जाम पे स्ट्रिक्ट रहिए। अपने एग्जाम के क्वेश्चन देखने से यह फायदा होता है कि आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को देख पाते हैं, अपने एग्जाम के लेवल को समझ पाते हैं। रिवीजन करते टाइम कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा फोकस रहें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से बचें। ये क्या था, ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। यूथ के अंदर एक चैप्टर के अगर 500 क्वेश्चंस है तो आपको 500 करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 में क्वेश्चन आया, ए 12 दिनों में करता है, बी 20 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक क्वेश्चन अगर मेरा ये हो गया तो अब मुझे इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। ऐसे जैसे राकेश 20 दिन में करता है, सीता 30 दिन में करती है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये इतने दिन में करता है, ये इतने दिन में करता है, ये सी इतने दिन में करता है, तीनों मिलकर कितने दिन में? एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करिए। लेकिन कुछ बुद्धू ऐसे भी हैं, हमारे ही जैसे लोग होते हैं, कुछ होते हैं, मैं उन्हें नहीं कहूंगा क्योंकि वो करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, जिनको ये नहीं समझ आता कि यहां ए और बी लिखा है, यहां पी और क्यू लिखा है, यहां एक्स और वाई लिखा है, यहां सीता गीता लिखा है। अरे कुछ भी लिख दे, वो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा, बाकी क्वेश्चंस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट आता है। तो एक क्वेश्चन वहां से हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी, ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, तो तीनों कितने दिन में? एक बार देख लिया, क्वेश्चन हो गया, खत्म, बस हो गया। अब 4 आए, 5 आए, 6 आए, मैं ऐसे ही करूंगा जैसे मैंने 2 वाला किया, जैसे मैंने 3 वाला किया। अब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी इतने दिन में करते हैं, बताओ कितने दिन में बनेंगे? एक क्वेश्चन कर लिया। अब राधा प्लस कृष्ण, कृष्ण प्लस सीता, सीता प्लस राम कितने दिन में करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट। अरे नाम ही तो चेंज हो रहे हैं, अब नाम की जगह ए बी की जगह पी क्यू कर दे, एक्स वाई कर दे, मुझे क्या मतलब है? तो एक टाइप के एक ही क्वेश्चन करने की जरूरत है जब आप रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन का मतलब होता है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना, उस कॉन्सेप्ट में मार ना खाना। दूसरी चीज तो समझ आ गया, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करें। 30 से 40 क्वेश्चंस जो भी कॉन्सेप्ट के साथ आते हो उनको 100% समझने की कोशिश करें। यह क्या मतलब है जो ये बोला है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। 1 मिनट में यहां पे मैं ढूंढ रहा हूं, मेरे को बुक नहीं मिल रही है जरा, नहीं तो मैं आप लोगों को समझाता। मिल गई। देखिए नोट्स क्यों बनाए जाते हैं? अच्छा नोट्स का क्या पर्पस है?
देखिए जैसे ये बुक है, ये आर एस अग्रवाल की बुक है, ये भी आर एस अग्रवाल की बुक है, ये मेरे नोट्स हैं, इसमें सारे चैप्टर्स अवेलेबल है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप क्या करें, जैसे कि नंबर सिस्टम आपको करना है, मान लेते हैं नंबर सिस्टम करना है, तो आप ये जो थ्योरी लिखी है ना, इस थ्योरी में क्या है, 2 से कटने के नियम है, 6 से कटने के नियम है, ये आप कवर कर लें। इसके बाद ये थोड़ी सी थ्योरी है जो भी दी हुई है, इसको कवर कर लें, और साथ में ये क्वेश्चंस देख लें। बस ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं यहां तक, बस इसकी एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं, कोई प्रीवियस ईयर करने की जरूरत नहीं। अगर टाइम है तो प्रीवियस ईयर देखने हैं, सिर्फ करने नहीं है सारे क्वेश्चंस। इससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी से रिवीजन कर पाएंगे, माइंड पे प्रेशर खत्म कर पाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम दे पाएंगे। नहीं तो होगा क्या, रिवीजन करने बैठे और फिर वही बुद्धुओं वाला काम करना शुरू कर दिया कि सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चंस करने, करते रहो, फिर कुछ नहीं हो पाएगा रिवीजन आपसे। समझ आई? तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, आप अपने नोट्स भी उठा सकते हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने अपने नोट्स, अब देखिए नोट्स क्या होते हैं, नोट्स होते हैं बुक देखी, उसके कॉन्सेप्ट्स लिखे, कॉन्सेप्ट्स के बाद हर टाइप का क्वेश्चन किया, और कोई क्वेश्चन जिस पर मैं अटका था कभी, वो क्वेश्चन इसके अंदर है। तो नोट्स सबसे ज्यादा काम करते हैं। तो अपने नोट्स का यूज करें जब भी आप रिवीजन करें, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो रीजनिंग हो। अब ये बताइए, मैंने पूरी रीजनिंग इसके अंदर निपटा रखी है, पूरी रीजनिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीजों में तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है, कुछ चैप्टर्स की नोट्स बनाने की जरूरत होती है, वो इसके अंदर है। तो बस मैं इसे ही पढ़ के जाता हूं, फिर कुछ नहीं करके जाता, चाहे वो कैलेंडर हो चाहे कुछ हो। और मैं आप लोगों को बताऊं, ये नोट्स तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता ही हूं, खैर आप लोगों को पता होगा बेहतरीन तरीके से। नोट्स में बहुत ही अच्छे से, जैसे अब मान लीजिए मिसिंग नंबर है, तो मिसिंग नंबर के सारे क्वेश्चंस थोड़ी करूंगा, मैंने देख लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बस हो गया काम खत्म। ऐसे ही ये है स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला आते हैं, मेरे को फॉर्मूला पता है, रूल्स पता है, तो जैसे भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको बना लूंगा। सारे रूल्स अगर आपने पढ़ लिए तो क्वेश्चन कोई भी आए आप बना लोगे। तो आपका दिमाग चलता है जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, और दिमाग ही तो चलाना है। टीसीएस तो क्वेश्चंस ही ऐसे देती है जिसमें आप दिमाग चलाना सीखे। अगर आप रट के गए तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज है, 30-40 क्वेश्चंस जो भी कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं उनको 100% क्लियर करने की कोशिश करनी है। तो वही बात है, जैसे भी नंबर सिस्टम दिखाया, इसके जो 20-30 क्वेश्चंस थे उनको ऐसा करना है कि वहां से क्वेश्चंस ना छूटे। और इसके अलावा मैं कहता हूं, अगर कोई क्वेश्चन करना है तो जो ये 30 क्वेश्चंस किए हैं, इसमें वैसे तो हर टाइप का क्वेश्चन कवर हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चंस मिलता है जो इन टाइप से हटके है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर से जरूर करके जाएं। बस नेक्स्ट है, अगर रिवीजन का कम टाइम है तो उस टाइम को नोट्स बनाने की कोशिश ना करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वैसे तो रिवीजन के बाद ही नोट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि रिवीजन करने के बाद पता चलता है कि कौन सी चीजें आपको आती हैं, कौन सी चीजें आपको नहीं आती हैं। तो जो चीज नहीं आती है उस चीज को लिखा जाता है, और एग्जाम के टाइम पे उन इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ के देकर एग्जाम दिया जाता है। फिर भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपके पास 3 ही दिन है, इसलिए आप रिवीजन में ज्यादा संलिप्त रहें, नोट्स बनाने की चर्चा में अभी ना रहें। नोट्स बनाने का टाइम देंगे अगर हमें टाइम मिलेगा, तो हमें लगेगा कि एग्जाम लेट हो रहा है तो 1 हफ्ता देंगे जिसमें आप पूरा पढ़ के रिवीजन करके नोट्स बना सकें, हर चीज के पेयर बना सकें, पेयर। ठीक है, इस तरीके से चीजें आप लोगों को करनी है। नेक्स्ट है, अगर आपको नोट्स पहले से तैयार हैं तो अपने नोट्स से ही रिवीजन करें, बुक से नहीं। आप बुक्स के चक्कर में ना पड़ें, अगर नहीं है तब आप बुक्स से पढ़ें। जैसे कि आपके पास बुक्स होंगी एनसीईआरटीज, उसको आप जरूर से जरूर प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिवीजन के टाइम पे, अब तक आपने कंप्लीट पढ़ी, रिवीजन के टाइम पे जो मार्किंग दी गई है, जो आपको ये चीजें मैंने मार्क कर करके दी हैं, ये जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये रिवीजन, ये सब मार्क करके देता हूं मैं, ये वाली सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मार्किंग दी गई है। ये देखिए सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताई जाती हैं, ये देखिए पूरी मार्किंग दी हुई है। तो इस समय पे सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है उन चीजों पे ज्यादा फोकस्ड रहें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आते हैं जो मार्किंग की हुई होती है। मार्किंग इसीलिए की जाती है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो मार्क कर दी जाती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात भी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है, हर चीज को दोबारा से लिखने या सोल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आप लोगों को दिखा दूं, जब भी आप रिवीजन करें तो बहुत अच्छी कॉपी लेके ना बैठें, एक रफ कॉपी लें इस टाइप की। कैसी? इस टाइप की, जो ये बुद्धू वाली कॉपी है, ये इस कॉपी को इस टाइप से कितने गंदे तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं दिखा दूं आपको, ऐसी ऐसी मेरे पास हर तीसरे चौथे दिन एक नोटबुक भर जाती थी। ये समझ लीजिए, ये रिवीजन चल रहा है, ये जो आप देख रहे हैं यहां
ये देख लीजिए, ये रिवीजन है। इस रिवीजन में क्या हो रहा है, इस रिवीजन में बच रहा है टाइम। कोई चीज कवर करनी है तो आप अच्छे से बना के, तो जो नोट्स में बनाना था वो बना लिया, अब रिवीजन करना है मुझे, तो बस ऐसे लिखूंगा जल्दी जल्दी, जैसे मुझे क्लासिफिकेशन करना है, ये लिखना है। मुंह से बोलते जा रहे हो ना, डायग्राम बन रहा है दिमाग में, मुंह से बोलते जा रहे हो, यहां पे सर्कल भी बना दोगे तो भी काम हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग रिवीजन करें। अपनी जो नोटबुक है उसमें लालच ना करें। ये देखिए सब, ये देखिए सब, ये देखिए सब, ये सब चल रहा है। देखिए डायग्राम वगैरह बने हुए हैं, ये देखिए ये सब चल रहा है। तो इस टाइप से आप रिवीजन कर सकते हैं। देखिए ये सिर्फ प्रैक्टिस होती है, ये देखिए सब प्रैक्टिस हो रही है, ये देखिए ये सब प्रैक्टिस है, ये देखिए। तो रिवीजन के लिए जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस समय पे बहुत अच्छा लिखने की कोशिश ना करें, बस जल्दी जल्दी चीजों को निपटाने की कोशिश करें। जैसे कि एक काम और करें, किसी भी क्वेश्चन को पूरा सोल्व ना करें। जैसे कि क्वेश्चन है इस बेलन का आयतन निकालिए। बेलन का आयतन आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर दे रखा है, एच दे रखा है, हो गया क्वेश्चन, करना नहीं है। अरे क्वेश्चन पढ़ना है, पाई दे रखा है, आर दे रखा है, एच दे रखा है, फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला देखो, काम खत्म हो गया। रख के कैलकुलेशन करोगे तो सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो आप। यार कैलकुलेशन वही करेंगे, अब हम कैलकुलेशन जो करनी थी वो कर चुकी। मैंने आज तक किसी भी क्वेश्चन की ऐसे कैलकुलेशन नहीं की है, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में कैलकुलेशन अलग आएगी, तो मैं इस कैलकुलेशन को क्यों करूं। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो आपको एज इट इज करनी है, जो आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो उससे होगी प्रैक्टिस। यहां पे रिवीजन के समय पे हर क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश कर रहे हो क्या? ये सोच रहे हो कि पूरा पॉइंट सहित मेरा क्वेश्चन का आंसर निकल जाए। ऐसे कुछ लड़के करते हैं, अगर आप ये करते हो तो ये आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, ये मैं समझा दूं। इस तरीके से नहीं करना है। क्वेश्चन में रखो, जैसे कि अब क्वेश्चन आया कि इसकी आयु इतनी, इसकी आयु इतनी, अगर आपकी वो इक्वेशन ठीक बन गई है तो आगे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, काम खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन अगर इक्वेशन बेस्ड हो रहा है, आपको पता चल गया कि ऐसे होगा, तो बात खत्म हो गई। जैसे कि आज ही मैं जीडीसी वाले में पेपर में दिखाया आप लोगों को, पेपर अगर वो दिमाग में ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो उसको करने की जरूरत नहीं है, हो गया दिमाग में सॉल्व। आपको पता है यहां पे 4 लिखा हुआ था, उसमें 4 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की वैल्यू दे रखी थी। आपको पता है 4 कॉमन ले लूंगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहां कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू 8 6, यहां पे कोस थीटा की वैल्यू रख दूंगा, हो जाएगा आंसर। ये रख दूंगा, दिमाग में तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब कॉपी पे सॉल्व नहीं करना उसको। कितने टाइम तक करोगे यार, कितना टाइम है तुम्हारे पास? क्या यही करते रहना है क्या पूरी जिंदगी? आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आप चाहेंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, और जी जान लगा के अपनी तैयारी करिए। और हर चीज को दोबारा से लिखने या सोल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अन्यथा आप यही करते रह जाएंगे और रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का 6 टारगेट 6 जो हो चुके हैं, इन टारगेट 6 का रिवीजन करवाएंगे। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए टिप्स थे। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आपका भाई छोटा या बड़ा, मैं आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर करें। बहुत बुरा लगता है कि इतना सब कुछ करते हैं हम लोग आपके लिए और आप लोगों से एक लाइक तक नहीं होता, मतलब बहुत, कसम से बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। और अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो निश्चित तौर से कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ये 7 डेज का हमारा स्टडी प्लान रहता है, जिसके अंदर ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक, ट्यूसडे ये बताएंगे कैसे प्लान चलता है, इस तरीके से कुछ प्लान चलता है हमारा। और फिर ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ 299 रुपए का ये आप लोगों का कोर्स है, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी, मैं कह रहा हूं अगर सिर्फ 2-3 रुपए का एक टेस्ट भी लगाओगे ना, तो भी उतने ज्यादा टेस्ट इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। और वैसे मैं बताऊं ना, हमारे टेस्ट की वैल्यू 2-3 रुपए नहीं है। एक टेस्ट भी लगा लिया ना, सेल का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट पड़ा है, जाके लगाइए ना, एक टेस्ट लगा के देखिए, आपको पता चलेगा इनके टेस्ट की क्या वैल्यू है। तो 299 रुपए में आप लोग इतने सारे टेस्ट प्लस बेस्ट गाइडेंस और सारी चीजें एक साथ आप लोगों को मिल रही हैं। पूरा CBT 1 का सिलेबस आपका कवर हो रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आएंगी और आप जरूर से जरूर इसको लगाइए। इधर उधर भटकने से और टाइम वेस्ट करने से बच जाओगे। 20-20, 30-30 जो लेक्चर्स फालतू के पढ़ रहे हो उनसे बच जाओगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ोगे, क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये जान पाओगे। सारा बेस्ट कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर, एप्लीकेशन पे। कंफ्यूजन से बचे रहोगे, एक ही गाइडेंस में रहोगे, टारगेट्स के बहाने आपकी तैयारी में फ्लो बना रहेगा। ALP के बारे में कोई भी डाउट होगा आप जब मन चाहे क्लियर कर पाओगे लाइव मीटिंग्स के द्वारा। देखिए आप लोगों को पता है, अगर आप खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पता क्या होता है, अभी आप रीजनिंग उठाएंगे, कंप्लीट होगा नहीं चैप्टर, फिर दूसरी चीज उठा लेंगे, फिर कोई और उठा लेंगे। आपके पास कोई टारगेट नहीं है ना। आपके पास जब टारगेट ही नहीं है तो आप चीजें पढ़ क्या पाएंगे। जबकि हमारा बच्चा